रिवीजन आप लोगों का करवा देता हूं। अगर आपको किसी बच्चे को कल की क्लास में ना समझ में आया हो तो आज हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक, देखो यार, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कोशिका जीवन की इकाई। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उसी का एक रिवीजन कर देता हूं। जीवन की इकाई क्या बोला जाएगा कोशिका जीवन की इकाई पे? पहला चीज ये बोला जाएगा बेटा कि कोशिका जीवन की इकाई है क्या। तो कोशिका आपसे पूछा जाएगा कि जीवन की इकाई क्यों है। कोशिका जीवन की इकाई क्यों है? थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन करना है तो कमेंट सेक्शन पे मैक्सिमम बच्चों के आंसर आने चाहिए। क्यों है बेटा, क्यों है बताओ? जीवन की इकाई क्यों है? क्यों है? क्योंकि सभी जीव जो हैं, सभी जीवन स्वतंत्र जीवन। पहला पॉइंट क्यों है बोलो कमेंट सेक्शन पे, मैंने पढ़ाया है बच्चे आप लोगों को। स्वतंत्र जीवन यापन में सक्षम है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसर्शन रीजन में बहुत पूछा जाएगा बेटा कि जीवन की इकाई क्यों है, जीव की इकाई क्यों है, जीवन या जीव की इकाई क्यों है, आपसे पूछा जाएगा। तो आप बताना कि स्वतंत्र जीवन यापन करने में सक्षम है। और दूसरी बात आप यहां पर लिखेंगे कि दूसरी बात हो जाएगी कि जीवन के लिए, मुझे ऑप्शन आंसर चाहिए आपके कमेंट में, जीवन के लिए सभी आवश्यक कार्यों को करने में सक्षम है। कार्यों को करने में सक्षम है मतलब सब कर लेती है भैया, जो भी है वो सब कुछ करती है, सक्षम है। अगर वो सक्षम है तो वो इकाई है, वो सक्षम है तो वो इकाई है। ठीक है, और स्वतंत्र जीवन यापन करने में सक्षम है। कमेंट सेक्शन पे ये 2 पॉइंट आप लोगों का गूंजना चाहिए था। बस इतनी बात याद रखना, कोशिका अकेले जीवन यापन में सक्षम है, जीवन पर्यंत जो भी जीवन है उसका सक्षम है। स्वतंत्र जीवन में, स्वतंत्र अकेले जीवन में सक्षम है। और दूसरी बात, उसके सभी आवश्यक कार्यों को करने में सक्षम है, इसलिए जीवन की इकाई है। ठीक बात है। इस दुनिया में जीव कितने प्रकार के हैं? जीव या तो एक कोशिकी है, पता है सबको? बताओ कितने प्रकार के जीव है बेटा? या तो एक कोशिकी है और या तो बहुकोशिकी है। या तो एक कोशिकी है या तो बहुकोशिकी है। अगर कोशिकीय हैं, जीव 2 ही प्रकार के हैं मेरे लाल, या तो एक कोशिकी या तो बहुकोशिकी, मतलब कोशिका होना ही चाहिए। कोशिका विहीन पदार्थ निर्जीव होता है। कोशिका विहीन पदार्थ निर्जीव होता है। जिसके पास कोशिका नहीं वो निर्जीव है, जिसके पास कोशिका है वो सजीव है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला पूछा जाएगा और आप लोगों को लिखना होगा बहुत मजेदार तरीके से। यहां पर एसर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे, मैं खुद कल आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा इस पे क्वेश्चन की, इस पे एसर्शन रीजन के क्वेश्चन की करवाएंगे प्रैक्टिस। तब तक आप इसको बस एक बार रिवीजन करके रखो कि ये जीवन की इकाई है, स्वतंत्र जीवन यापन करने में सक्षम। जीवन की इकाई है, स्वतंत्र जीवन यापन करने में सक्षम है, अकेले रह सकती है और सभी कामों को कर लेती है। जीव या तो एक कोशिकी है या तो बहुकोशिकी है। अगर कोशिका नहीं है तो आप निर्जीव बोलोगे। अगर कोशिका नहीं है तो तुम उसे निर्जीव कह सकते हो कि वो निर्जीव है ही नहीं, निर्जीव ही नहीं है, वो जीवन है ही नहीं। बढ़िया, ये कहानी क्लियर हो गई, डन हो गया। ये तो कल पढ़ाया भी था तो बच्चों को समझ में आ भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पार्ट ये आता है, इसलिए कोशिका जीव और जीवन दोनों की, जीव और जीवन दोनों, ये लिखना मत भूलना। एनसीईआरटी जीवन 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 लिखती है पर जीव भी लिखना होगा, जीवन भी लिखना होगा। जीवन की संरचनात्मक, मेरे बच्चे, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यही 2 चीज आपको बात करनी है।
इन्हीं दो चीजों को समझना है। पूरे चैप्टर में आप यही समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संरचना है जो कोशिका के पास है और ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो कोशिका करेगी। यह पूरा चैप्टर इसी को समझने का है। यह पूरा चैप्टर सिर्फ इन्हीं को है कि संरचनात्मक और कार्यात्मक पूरे शरीर में जो काम होता है वो भी एक कोशिका में होना चाहिए और पूरे शरीर की जो संरचना है वो भी एक कोशिका में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। और बेटा ये परिभाषा, अच्छा आपको लगता है, एक सवाल खुद से पूछो कि मेरी सारे शरीर की कोशिका एक जैसी, आपको लगता है? देखो यहां की कोशिका अलग है, यहां की अलग है, यहां की अलग है, यहां की अलग है, पूरे शरीर की कोशिका अलग अलग है, फिर भी हम कह रहे हैं। लिख ये तो आपको नोट्स मिल जाएगा ना बेटा, अभी सुन लो, समझ लो बस, फिर लिख लेना आराम से, अभी समझ लो बस यहां पर। तो मुझे बताओ सारे शरीर की जो पॉइंट है यहां पर, वो वहां पर कोशिका जो है, सारे शरीर की जो कोशिका है वो अलग अलग है क्या? अलग है कि नहीं बताओ मुझे, अलग है ना? अरे है डिफरेंस मेरे भाई, कैसी बात कर रहे हो यार, ये देख थोड़ी गोरी, इधर थोड़ी काली, इधर ज्यादा काली, इधर बाल है, इधर बाल नहीं है, डिफरेंस है ना, अलग अलग है। तो ये परिभाषा, ये एक बार क्वेश्चन आता है एसर्शन रीजन में, ध्यान लगाना, ये परिभाषा सूक्ष्म जीवों में, सूक्ष्म जीव के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए परम आवश्यक है, परम सिद्ध है, इसके लिए सिद्ध है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या सब में ऐसा होता है? हां होता तो है, लेकिन परम सिद्ध है ये सूक्ष्म जीवों के लिए, बैक्टीरिया में ज्यादा काम करता है। अब देखो, अब तुम ये कहोगे कि यार मेरे सारे शरीर की कोशिका तो अलग अलग है। नहीं, कोशिका एक ही है, काम अलग अलग है, सब अपने काम के अनुरूप बदल गए हैं। जैसे मुंह की कोशिका से लार निकलना है, वो अपने आप में बदल गई। यहां की कोशिका को देखना है तो वो बदल गई। यहां की कोशिका में रंग होना चाहिए इसलिए बदल गई। आंखों से आंसू गिरना है इसलिए वो बदल गई। तो बदल गई, बदलाव हुआ है। कोशिका जब ऊतकों में बनती है तो बदलाव होता है, लेकिन अगर सूक्ष्म जीव को देखोगे तो सूक्ष्म जीव में बिल्कुल सिद्ध है, क्योंकि एक अकेला बैक्टीरिया, एक अकेला बैक्टीरिया अपने सभी कामों को कर लेता है। एक अकेला बैक्टीरिया अकेले जिंदा रह लेता है। कोशिका अलग अलग नहीं है, कोशिका एक है लेकिन दिख अलग अलग नहीं। कोशिका एक है लेकिन दिख अलग अलग रही है। अब ये कैसे हुआ, यही तो चैप्टर का डेप्थ है और यही तो चैप्टर का मजा है कि जब पूरे चैप्टर में तुम समझोगे कि यार पूरे शरीर में कोशिका एक, कोशिका एक, डीएनए एक, माइटोकॉन्ड्रिया एक जैसा, सब कुछ एक जैसा, लेकिन काम अलग अलग, काम अलग अलग, यहां की अलग, यहां की अलग, यहां की अलग, आंख की अलग, कान की अलग, मुंह की अलग, सब की अलग। हाउ इज दिस पॉसिबल, हुआ कैसे ये? तो इन्हीं चीजों पे हमें डिस्कशन करना है कि भैया चलो आगे डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। तो कौन बताया, कैसे बताया, कब बताया, आइए जानते हैं। तो सबसे पहली बात 1665 में, जितनी बात कहूंगा उतना उतना जरूर लिखना। 1665 में, ये एनसीईआरटी ने नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी लिख लेना। रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा? पहली कोशिका, पहली और वो भी मृत कोशिका, पहली और वो भी मृत कोशिका। कोशिका का नाम लिख देना मेरे बच्चे, नाम क्या था कमेंट सेक्शन पे इंतजार करता हुआ हूं मैं। कॉर्क कोशिका, जिन बच्चे को कॉर्क ना पता हो लिख लेना पेड़ का छिलका, बस इतना तो लिख ही ना लोगे जी, पेड़ का छिलका। कोशिका जो होती है, पहली मृत कोशिका को देखा, खोजा हो जा कुछ नहीं, देखा, बस देखा था कॉर्क कोशिका को, मृत कोशिका, ठीक है, देखा, बताया भी कुछ हो नहीं, तो काहे मानेंगे उसको, नहीं ना मानेंगे। फिर आए कौन? अब आए हमारे पास एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बेटा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक।
इनके सन के बारे में जो है ना अलग अलग जगह अलग डेटा लिखा रहता है, तो इसलिए आप इन्हें ल्यूवेनहॉक को बस ल्यूवेनहॉक नाम से जान लो कि ल्यूवेनहॉक साहब ने क्या बताया। पहली कोशिका, पहली जीवित कोशिका को देखा। जितनी बात हम कह रहे हैं बस उतनी ही लिखेंगे। पहली जीवित कोशिका को देखा। ये तुम्हारा नोट्स शॉर्ट नोट भी बनता हुआ जाएगा। पहली जीवित कोशिका को देखा। कौन पूछ देगा कौन सी कोशिका देखी, क्या बताओगे? जीवाणु को देखा था इसने और किसको देखा था? इसने देखा था शुक्राणु को। और किसको देखा? अंडाणु को देखा। और किसको देखा? प्रोटिस्टा को देखा। और किसको देखा? कवक को देखा। सबको देखने का काम इन्होंने ही किया था। पहली जीवित कोशिका को देखने का काम इन्होंने ही किया था। ठीक, उसी समय तक एक और साइंटिस्ट आए मेरे बच्चे, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। एक और साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की। कोशिका के केंद्रक की खोज की। केंद्रक की खोज की, ये बात आ गई। कुछ खास साइंटिस्ट लोगों के बारे में बताना बहुत जरूरी ना भैया। पहला रॉबर्ट हुक, फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, फिर रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की। अब ये तो वो संरचनाएं थी, हाँ 34 में, लेकिन लिखने की उसकी जरूरत खास नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया। देखो सन वगैरह जो है ना लिखना बहुत आसान है, याद करना बड़ा मुश्किल। तो जो सबसे जरूरी है उनका जरूर लिख लेना, बाकी लोगों का नॉर्मल समझने का है। ठीक है ना? अंडाणु भी देखा था। सबसे पहली बात अंडाणु को देखने का काम जो है ल्यूवेनहॉक साहब ने अपने माइक्रोस्कोप से किया था। एक्सप्लेन किसी और ने किया था, वो थे गागेली जान जिनका नाम था, लेकिन देखने का काम तो ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था। ठीक, बढ़िया, आगे बढ़े। इतना ये बड़े बड़े अंग थे, इसलिए पहले खोजे गए। फिर क्या हुआ? फिर एक मतलब एक फिजिक्स में एक मतलब क्या बोलना चाहिए, एक वो होती है माइक्रोस्कोप। फिर फेज कॉन्ट्रास्ट। फेज कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है भैया, कॉन्ट्रास्ट मतलब जो ज्यादा रंगीन दिखा सकता है, ज्यादा जूम करके दिखा सकता है। फेज कॉन्ट्रास्ट एवं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जिसे आप सूक्ष्मदर्शी भी कह सकते हो। सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद, सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद बाकी अंगक खोजे गए, के बाद बाकी अंगक खोजे गए। अब यहां पे एसर्शन रीजन तुम्हारी हड्डी तोड़ सकता है। अंगक खोजे गए। एक क्वेश्चन आएगा कि भैया मान लो 1834 था एग्जाम्पल के लिए, 36 वैसे मानते हैं लेकिन 34 लिख लेना ये, लेकिन जो भी है मान लो सन 1800 के आसपास, 1800 के आसपास लगभग मान लेते हैं ये चीज खोजी गई। कभी भी कोई भी अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले क्यों नहीं खोजा गया, ये प्रश्न आएगा। पहले क्यों नहीं खोजा गया? तो ऑप्शन में आएगा, रीजन में निकलेगा, अभिकथन में रहेगा क्योंकि इससे पहले माइक्रोस्कोप खोजा नहीं था। क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन को डीएनए में उसमें पढ़ाएंगे ना मेरे बच्चे, क्या नाम है उसका, जब न्यूक्लियस पाएंगे। अभी सुनो तो मेरी बात, क्यों इसको खोजा? इसके बाद नहीं खोजा, पहले नहीं खोजा गया क्योंकि तब तक इस दुनिया में ये चीज अवेलेबल नहीं थी। तो ये एक रीजन बनता है, ये अभिकथन है, ये अपने दिमाग में बैठा लेना, ये प्रश्न बनाने ला अपने दिमाग में कि ये अभिकथन है कि पहले क्यों नहीं खोजा गया, क्योंकि पहले फेज कॉन्ट्रास्ट नहीं था, पहले माइक्रोस्कोप नहीं था। इसके खोज के बाद फेज कॉन्ट्रास्ट से क्लियर देखा जा सकता था, माइक्रोस्कोप से क्लियर देखा जा सकता था। जब ये माइक्रोस्कोप देखने वाला आया तब खोजा गया। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो आपको पहले पैराग्राफ का पहला लाइन आखिरी वाला ये आपको पढ़ना पड़ेगा।
जबकि माइक्रोस्कोप नहीं था, देखेगा कौन? इतनी तेज आंखें थोड़ी हैं, कोई ना देख पाएगा। जिसको जो दिख सकता था वो बस देखा। ठीक है भाई, अंगक खोजे गए, मान लिया ये कहानी। अब आते हैं, अब अगली कहानी आएगी मेरे बच्चे दूसरे कुछ कॉन्सेप्ट में भी। बाकी कौन से अंगक को कौन से साइंटिस्ट खोजा वो मैं बाद में बता दूंगा। अच्छा एक चीज पूछ लूं, बताओ मुझे जीएन रामाचंद्रन साहब के बारे में, जल्दी बताओ जीएन रामाचंद्रन साहब ने क्या खोजा था? इनके बारे में भी एक बार लिख ही लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। जीएन रामाचंद्रन साहब के बारे में बताओ क्या खोजा था इन्होंने? जीएन रामाचंद्रन साहब ने क्या क्या खोजा था? सजाओ, बताओ। कोलेजन बस मत करो। कोलेजन का क्या? ट्रिपल हेलिक्स मॉडल एलियन जो लिखा हुआ है उसने बहुत सही लिखा है बेटा। उसका हिंदी नाम होता है तिहरी कुंडलित। कोलेजन की, ऐसा लिख लेना, कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना, ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ कोलेजन, ये खोजा गया था मेरे बच्चे, ये खोजा था जीएन रामाचंद्रन। बहुत बढ़िया, चलो रिवीजन बढ़िया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कोशिका वाद पे पहुंचते हैं। वाद का मतलब सेल थ्योरी। सेल की थ्योरी बताया किसने? कौन हो, कहां से आए हो, कितने दिखते हो, क्या क्या पास है तुम्हारे, क्या क्या तुम्हारे पास नहीं है, क्या क्या तुम्हारे पास उपस्थित है, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी बात कोई तो बताया होगा। तो आते हैं सबसे पहली बात कोशिका। वैसे देने वाले ना बहुत और लोग थे, लेकिन बायोलॉजी में माना जाता है कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए 1838 में। इनका सन कतई ना भूलियो बच्चा, बहुत पूछा जाता है। 1838 में कैसे वैज्ञानिक थे भाई? ये थे जर्मन के वैज्ञानिक, जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक। मैं ऐसे लिख देता हूं तो जर्मनी भी याद रख लेना और वनस्पति वैज्ञानिक। और एक बात मजे की बताऊं, कई एनसीईआरटी बुक में देखोगे ना, ट्रूमैन्स में, तो इनको भी ब्रिटिश लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी ने जर्मन लिखा है, तो जर्मन लिख लेना। वैसे जरूरी है ये, है ना, वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक। नाम क्या था? स्लीडन साहब, मैथीजियस स्लीडन साहब जिनका नाम था। स्लीडन ने बताया, ने पहली बार पादप का अवलोकन किया। ठीक है, तो मैथियस जो स्लाइडन साहब थे, अवलोकन किया। इनकी बात को याद रखना, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है ये जर्मन वाला। ठीक है, बहुत सारी जगह जो है ना वो लिखा रहता है बेटा कि ये ना मतलब कहीं और के भी थे, मतलब दो जगह अलग अलग लिखा था। बाद में क्योंकि ये चेंज कर लिए थे ना अपनी नागरिकता, ये जर्मन से ब्रिटिश चले गए थे, लेकिन बहुत हद तक लिखा रहता है। तो जब ये खोजा था तब वो जर्मनी के थे, तो वही लिखा रहता है। स्लीडन ने पहली बार पादप का अवलोकन किया, ये एक बड़ी बात है यार। अब वनस्पति वैज्ञानिक था तो वनस्पति को ही खोजेगा, किसी और को थोड़ी ना खोजेगा। अवलोकन किया, बताया क्या? स्टेटमेंट आया, देखा और बताया कि सभी पादप, ये लाइन याद रखना, अलग अलग प्रकार के, एक भी लाइन में ऊपर नीचे नहीं, अलग अलग प्रकार के की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया कि यार ये ऊतक के मिलकर, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने एक और बात बताई थी यहीं पर कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक निर्माण करती हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक निर्माण करती हैं, ये इन्होंने ही बताया था। तो पहली बार ऊतक को खोजने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, ऊतक का निर्माण करती है। तो ये पहली बात आई, निर्माण करती हैं। अब यहां से अगर क्वेश्चन आया ना तो तुम्हारे प्राण पखेरु तक उड़ा देगा, इतना खतरनाक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। अगर कठिन पूछने का मन कर गया तब दिमाग खराब क्या करेगा? अरे सुनो तो, प्रश्न तो बनाओ। इसमें प्रश्न क्या बनेगा? सुनना मेरी बात को। जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक, पहली जरूरी बात,
तो वनस्पति वैज्ञानिक ये एक थोड़ा जरूरी पॉइंट हो सकता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि बहुत जरूरी है, लेकिन है तो है। नाम था स्लीडन साहब। क्या किया था? पहली बार पादप का अवलोकन का किया, और दूसरी बात ये किया, पादप में देखा कि पादप का शरीर क्या एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किससे बना हुआ है? अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तुरंत -5 नंबर, तुरंत -5 नंबर। एक लाइन भी मत करना। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और अलग अलग कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण की? ऊतक का। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण की? ऊतक का। एकदम बिंदु को एकदम बिंदु में छपा के लिखना है, तभी मजा आएगा। और अदरवाइज उल्टा सीधा ऊपर नीचे करे तो थोड़ी बहुत में कहानी हो जाएगी खत्म, और हो जाएगा सब कुछ, कहानी खत्म। -5 नंबर डायरेक्ट। तो सुन के रखना, ये दो बिंदु बहुत जरूरी है। कभी तुमसे कहे कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, कौन बताया? स्लीडन साहब बताया। दूसरी बात, अगर कैसी कोशिकाओं से? अलग अलग कोशिकाओं से, अलग अलग कोशिकाओं से। बेटा 4 नंबर मिलेंगे नहीं, और 1 नंबर जो कटेगा -5 ना हो गया। ये बहुत बढ़िया, ये दो बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। 1839 में कौन से साइंटिस्ट थे? ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। तो अगर ब्रिटिश की जगह कभी इंग्लैंड लिख दे तो कंफ्यूज मत होना। जंतु वैज्ञानिक, इनका नाम था क्या बेटा? जंतु वैज्ञानिक। ये सब ना मतलब एक फॉर्मेलिटी है, पढ़ाया जाता है तो पढ़ते हैं, बाकी मतलब ज्यादा लोड नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना। मेरे हिसाब से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ना। ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक जिनका नाम था मेरे बच्चे स्वान। क्या नाम था इनका? नाम स्वान था मेरे बच्चे। और स्वान साहब ने क्या किया? जो याद हो सके उतना ही नाम लिखना, इनके फलाना ढिमकाना ये सब नाम नहीं। जो याद हो जाए वही याद करना। कुछ दिन में अपना नाम भूल जाओगे, स्वान का नाम याद रहेगा बस। तो स्वान को बस याद रखना, जितना याद होता है मैं उतना ही लिखाता हूं। जैसे मैथीडियस नहीं लिखाया, स्वान, ठीक है। थियोडर स्वान नाम था इनका, लेकिन मत लिखो थियोडर, स्वान लिख लेना बस, बहुत है। स्वान ने जंतु तथा पादप दोनों का अवलोकन किया। ये इंपॉर्टेंट बात है, दोनों का अवलोकन किया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अवलोकन किसका किया गया था? तो अवलोकन दोनों का किया गया था, जंतु का भी और पादप का भी। ठीक है यार, बहुत बढ़िया। दो स्टेटमेंट दिए इन्होंने। अच्छा, इसके चक्कर में एक बात मैं तुम्हें और एकदम क्लियर करूंगा, एकदम एक और क्लियर करूंगा। अरे सुन लो, थोड़ा डाउट पूछेंगे नहीं यार, अभी डाउट बताएंगे अभी तुम लोग को, थोड़ा सा सुन लो मेरी बात। तो स्वान ने जंतु पादप दोनों का अध्ययन किया था। इन्होंने क्या किया? देखा कि पादप कोशिका में बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ये बड़ा ध्यान लगाना यहां पर, ये मजाक टॉपिक आएगा यहां पर। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। अब यहां से एक स्टेटमेंट बनता है, क्वेश्चन जो अलग है, कि कोशिका भित्ति की पहली खोज किसने की? कोशिका भित्ति को पहली खोज किसने की? स्वान साहब ने की। ये लाइन अपने आप अपने दिमाग में बैठा लेना, अपने आप, कि कोशिका भित्ति पादप में होती है। ये खोज पहली बार किसने कर दी? ये कर दिया मेरे बच्चे स्वान वैज्ञानिक साहब ने। स्वान साहब ने सबसे पहली बार खोज दी कि सेल वॉल भी कोई चीज है जो सिर्फ और सिर्फ पादपों में प्रेजेंट होती है। ये स्टार बनाकर कहीं नीचे लिख लेना कि भैया पादप भित्ति को, कोशिका भित्ति पहली बार किसने खोजी? कोशिका भित्ति को स्वान ने खोजा था। भित्ति पहली बार ये स्टार बना के कहीं ऊपर नीचे कॉपी में लिख लो। पहली बार कोशिका भित्ति को किसने खोजा था? स्वान ने बताया था। थे कौन? जंतु वैज्ञानिक। बताया क्या? कोशिका भित्ति। गड़बड़ है मेरे भाई, गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। इन्होंने पहली बार देखा था। क्या लिखा है मैंने? बताया। क्या लिखा है मैंने? बताया। रॉबर्ट, अरे यार वो रॉबर्ट हुक जो है वो कोशिका खोजे थे, कोशिका भित्ति नहीं। बताया।
क्या लिखा है मैंने? बताया। अभी आगे बढ़ेंगे ना तो और डिटेल करेंगे, बताया, खोजा, डिटेल किया वगैरह वगैरह। बहुत जानते तो हो कितना तमाशा रहता है बायोलॉजी में, कि किसने देखा, किसने बोला, किसने बताया, किसने डिटेल किया, ऐसे बहुत सारे आते हैं। लेकिन बताया की कहानी जो है कोशिका भित्ति की पहली बार स्वान साहब ने बताई थी, ये कहानी हमारी हो गई। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट था मेरे बच्चे। इसी स्टेटमेंट में एक लाइन और ऐड करना, परंतु जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिकाओं में केवल प्लाज्मा झिल्ली या फिर उसी को कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित है। प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से पॉइंट बनता है कि भैया जंतुओं में केवल प्लाज्मा झिल्ली है। यह बात भी पहले स्वान साहब ने बताई, यह बात भी पहली बार स्वान साहब ने बताई, मात्र बताई, और कुछ नहीं किया। और दूसरी बात कि पादप में कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति है मेरे लाल, ये बात भी बताई स्वान साहब ने। अब एक डायग्राम बनाते, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, मैं डायग्राम बनवा देता हूं इसका। डायग्राम बनाएंगे तो पादप की कोशिका को जब बनाएंगे ना तो बाहर सेल वॉल, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लांट, ये है प्लांट, ये है मेरे बच्चे प्लांट की। इसके पास कोशिका झिल्ली, इसके पास भी है कोशिका की झिल्ली। अच्छा, ये झिल्ली में ना कंफ्यूज मत होना मेरे बच्चे, उसी का नाम प्लाज्मा झिल्ली है और उसी का नाम कोशिका झिल्ली भी है। अरे बाहर का है जी? अरे बोलो बच्चा लोग, सेल वॉल है, थोड़ा इंग्लिश घुसेड़ लेना दिमाग में। कोशिका भित्ति है ये, और इस भित्ति का पूरा अधिकार केवल और केवल प्लांट में होता है, जंतुओं में केवल प्लाज्मा झिल्ली होगा। फर्क दिख रहा है? फर्क दिख रहा है? फर्क दिख रहा है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। पहली बात, फर्क दिख रहा है? पहली बार कोशिका भित्ति को, एक काम करना, अभी यहां पर एक क्वेश्चन आएगा ना, ट्रूमैन्स की बुक उठाएंगे तो उसमें ये पॉइंट आएगा, कोशिका भित्ति पहली बार स्वान ने बताया होती है, प्लांट में होती है, प्लांट में होती है, मृत कोशिका में नहीं, जिंदा कोशिका में होती है, ये बात बताई। ठीक, डन, क्लियर। प्लांट में कोशिका भित्ति है और इसमें कोशिका झिल्ली बस है। तो प्लांट हैव टू वॉल, प्लांट हैव जनरली टू वॉल, दो वॉल है, और इनके पास एक वॉल है, सिंगल वॉल। ये बात दिमाग में बैठा लियो कि ये जो एनिमल है ना मेरे बच्चे, इनके पास एक है और प्लांट में दो भित्ति हैं। याद रहेगा, क्वेश्चन में बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? यहां तक कहानी क्लियर हो गई, डन हो गया, टॉपिक डन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। कमेंट सेक्शन पे एक बार ऐसा थम्स अप मार के बताओ कि भैया क्लियर है कि इसके पास दो कौन कौन सा आवरण, इसके पास एक कौन सा आवरण, किसने कब देखा। पहला स्टेटमेंट यही है। जल्दी बोलो, कमेंट सेक्शन में जल्दी बोलो। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया, डन है। आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा समझ में, विथ डिटेल आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरा स्टेटमेंट आते हैं बेटा। ये तो पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट क्या आया कि जीव, दूसरा स्टेटमेंट इसने देखा कि यार लगभग प्लांट को देख लिया, जंतुओं को देख लिया, जब सबको देख लिया तो बचा क्या? जब सब कुछ देख लिया तो देखने के बाद इसने कहा एक बात बताई कि जीव किससे बने हैं? कोशिका, कोशिका एवं कोशिका से निर्मित उत्पाद, कोशिकीय उत्पाद। अब कोशिकीय उत्पाद क्या होता है जी? वही प्रोटीन, एंजाइम, यही वगैरह वगैरह होता है कोशिकीय उत्पाद में। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना? कोशिका यही सब तो बनाती है। कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, यही सब होते हैं। उत्पाद से मिलकर बनती है, मिलकर बने होते हैं। तुम्हारे शरीर में क्या है? या तो कोशिका या तो कोशिका के उत्पाद। ठीक है,
तो ये पॉइंट आता है, या तो कोशिका या तो कोशिका के उत्पाद, या तो कोश कोशिका या तो कोशिका के उत्पाद। ये दो बातें अपने दिमाग में क्लियर, एकदम क्लियर पॉइंट होना चाहिए कि जीव या तो कोशिका या तो कोश के उत्पाद, दोनों प्रोटीन से बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, वसा के बने होते हैं, इन सबसे मिलकर बने होते हैं। और ये जिनसे मिलकर बना हुआ होता है, ये दो बातें हमारे स्वान साहब ने डिटेल की थी और इन्हीं के हिसाब से सारी चीजें हम लोगों को एक्सप्लेन करनी चाहिए। ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सारी चीज समझाई थी। ये दो स्टेटमेंट हो गए हमारे हिसाब से। एक अगली कहानी आते हैं, ठीक है, अगली कहानी बनाते हैं। कमी क्या थी इसमें, आप बताओ इसमें कमियां क्या थी? कोशिकावाद में कमियां, ये एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि भैया मैंने कोशिकावाद बताई, कोशिकावाद में कमियां कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी कमियां होंगी? तो कोशिकावाद में कमियां कौन कौन सी होती हैं? कोशिकावाद में कमियां कौन कौन सी होती हैं? तो कोशिकावाद में कमियां ये थी कि पहली कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, मतलब सॉरी नॉट पहली कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, कोशिका की संख्या कैसे बढ़ती है, ये इन्होंने नहीं बताया। कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या कैसे बढ़ती है, संख्या में वृद्धि कैसे होती है, ये बात इन्होंने नहीं बताई। वृद्धि कैसे होती है ये नहीं बताया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं बताया गया कि ये इसकी कमियां थी भाई, यही कमियां थी, नहीं बताया जा चुका। कोशिकावाद में कमियां, ये पूछा जाएगा। कोशिका कैसे बनी, कोशिका कैसे बनी, क्या क्या चीज हुआ, मैं क्या कह रहा हूं, ये तुम लोग एकदम छोटे छोटे पॉइंट पे भटक क्या जाते हो। मैंने क्या बताया, यहां पे कौन बताया कि पादप में बाहर कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति कवक में भी है, जीवाणु में भी है और भी सब में है, लेकिन प्लांट बाहर से कोशिका भित्ति से घिरा है और जंतु कोशिका भित्ति से नहीं घिरा है। यह बात सबसे पहली बार कोशिका भित्ति को पहली बार स्वान ने बताया। यह स्टेटमेंट क्या लिखा है, पढ़ने आ रही है, पढ़ना चीजें समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं कि पहली कोशिका भित्ति जो प्लांट में बनी थी, प्लांट के पास कोशिका भित्ति होती है और जंतुओं में नहीं होती। यह बात स्वान ने बताया। ये स्टेटमेंट जो लिखा है इसी की बात तो मैंने लिखी है ना, ये जो स्टेटमेंट है इसी की बात मैंने लिखी है कि प्लांट में कोशिका भित्ति होती है, जंतुओं में नहीं होती। यह बात स्वान ने बताई, खत्म। मैं तो यही कह रहा हूं, बताया बोल रहा हूं, खोज कहां कह रहा हूं मैं कि खोजा, पहली बार खोजा, मैं ये कह रहा हूं बताया कि नहीं होती, नहीं होती, ये बात बताई। बस समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को कि कहां पर क्या कह रहा हूं, किसने खोजा ये नहीं बोल रहा हूं मैं, किसने बताया, बताया स्वान ने। ये स्टेटमेंट स्वान साहब का है ना, ये वही है कि कोशिका भित्ति उपस्थित है कि नहीं है। पादप कोशिका भित्ति को पहली बार स्वान साहब ने बताया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु में। ये कोशिकावाद की कहानी हो गई। अब हम आते हैं तीसरे नाम पे, मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी मतलब होता है भाई, मतलब मॉडर्न का मतलब क्या होता है, नया, नव कोशिकावाद, नव कोशिकावाद। अब यहां का स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना, ये स्पेशल बुक का स्टेटमेंट है तो आप इसे ध्यान से सुनना। बाद में और लगभग माना जाता है 1855-56 के आसपास, 1855 में रुडोल्फ विर्चॉ, वैज्ञानिक का नाम एकदम याद रखना, रुडोल्फ विर्चॉ, ठीक है, थोड़ा हिंदी में मिस्टेक हो सकती है, बाकी साइंटिस्ट का नाम याद रखना। रुडोल्फ विर्चॉ ने कोशिकावाद में सुधार किया, याद रखना, दिया नहीं, कोशिकावाद में सुधार किया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत पूछी जाएगी कि क्या बदल दिया, नहीं बदला था, सुधार किया था। वही बात जो लिखी थी उसी को थोड़ा सा मिला जुला कर नए तरीके से बताया, ये थी नई कोशिकावाद में। रुडोल्फ विर्चॉ ने कोशिकावाद में सुधार किया। बताया क्या,
बताया क्या, कथन का नाम स्टेटमेंट लिखो, बताया कि नई कोशिका, क्या बताया इन्होंने, नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित, बेटा याद रखना यहां पर एक एक लाइन एनसीईआरटी की लाइन है तो आप लोगों को पूछा जाएगा, उपस्थित कोशिका के विभाजन से बनता है, विभाजन से बनता है। अब यही लाइन तुमसे पूछी जाएगी, बताओ कि यार पहली बार विभाजन के बारे में किसने बताया, पहली बार विभाजन के बारे में किसने बताया, तो नई कोशिका का निर्माण जो है विभाजन से होता है, ये रुडोल्फ विर्चो साहब ने बताया। रुडोल्फ विर्चो साहब ने बताया नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले कोशिका थी, उस कोशिका ने आगे जाकर वृद्धि की, उसका केंद्रक विभाजित हुआ और उसके बाद केंद्रक विभाजित होने के बाद वो कोशिका भी विभाजित हुई और उसने दो नई कोशिकाएं बना ली, ये है कोशिकावाद, ये है कोशिकावाद का नया प्रारूप। एक बात और ऐड कर दी कि भैया कोशिका विभाजन कर करके ही ये बात बनती। बेटा थोड़ा सा रिवीजन करना है क्योंकि आज थोड़ा सा डिटेल पोर्शन है, उसके ऊपर आज हम क्वेश्चन कैसे आएंगे, असर्शन रीजन कैसे आएंगे, ये सारी चीजें भी आपको बताई जा रही है ना। क्वेश्चन क्या आएगा, पॉइंट क्या पूछे जाएंगे, कैसा पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जा सकता है, ये भी बताया जा रहा है, तो इसलिए एक बार डिटेल, ठीक है, आपको पढ़ेंगे, ठीक है। तो विभाजन से बनता है, ये बात हो गई। तो नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका के विभाजन से बनता है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है यार, ये बनता है। अब इनमें से बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे यार तो वो पहली कोशिका कैसे बनी होगी, ठीक है। इसमें एक लाइन भी लिख लेना, उसी को उन्होंने अपनी भाषा में कहा था ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये बात यहां पर हो गई, ओमनिस सेलुला ई सेलुला इसने बताया, किसने बताया मेरे बच्चे, ये बताया था रुडोल्फ विर्चो साहब ने कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनती जाती है और उसी हिसाब से सारी चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। बात समझ में आई? तो कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर है और इन्हीं बिंदुओं पे आपको आगे बात करनी है। कोशिका का अवलोकन, कोशिका का समग्र अवलोकन। अब ये यहां से आगे तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अब हम आगे बात करेंगे समग्र अवलोकन। यहां से बहुत जरूरी पार्ट आता है, बच्चे बहुत भूल जाते हैं, तो पढ़ते हैं पहले अवलोकन। तो जो कल पढ़ाया था उसको हटा के अभी कुछ नई चीजें, फिर उसको एक बार दोबारा रिवीजन करा दूंगा। पहले मैं थोड़ा सा कुछ नई चीजें पढ़ाता हूं, फिर उसके आगे हम डिस्कशन करेंगे और कल भी जो पढ़ाया था वो भी पढ़ेंगे उसको, ठीक। आगे आते हैं। तो कोशिका का समग्र अवलोकन में पहली चीज आती है कि दुनिया की मतलब आकार देख लेते हैं। पहला आकार, पहला पॉइंट आकार देखते हैं, कौन कौन सा आकार होता है। आकार मतलब समझते हैं ना, आकार का मतलब होता है साइज, साइज कितना कितना होता है। बताओ यार सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका बताओ, सबसे छोटी जीवित कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका। दिमाग खराब कर देगा प्रश्न ये वाला। जीवित कोशिका, एनसीईआरटी खुली हुई है, यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। सबसे छोटी जीवित कोशिका जिसका नाम है मेरे बच्चे माइकोप्लाज्मा, ठीक है। मान गया मैंने माइकोप्लाज्मा। आकृति बताऊं कितनी है इसकी। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा है जीवित कोशिका पूरी दुनिया की, हमारी नहीं पूरी दुनिया की माइकोप्लाज्मा। और इसका कहा गया है 0.3 माइक्रोमीटर। म्यूएम का मतलब होता है, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर का मतलब होता है मेरे बच्चे 10⁻⁻⁶। लिख लियो इस बात को, ये भी याद कर लेना, नहीं तो बाद में यही दिमाग खराब हो जाए। 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁶ मीटर, ये होता है माइक्रोमीटर, ये याद हो गया। लेकिन एनसीईआरटी के जस्ट बाजू में एक डायग्राम बना होगा, देखना 128-29 नंबर का पेज होगा, उसमें डायग्राम देखना, वहां पर एक लिखा होगा PPLO। PPLO का मतलब होता है प्लूरो
प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म इसको कहते हैं। ठीक, तो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा का ही उदाहरण है। ये माइकोप्लाज्मा का उदाहरण है। तो ये माइकोप्लाज्मा का उदाहरण जो है, यहां पर ये पॉइंट आएगा कि यार ये कितना है माइक्रोन्यूक्लियर पीपीएलओ। इसके बारे में लिखा हुआ है कि 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अब तुम्हारा दिमाग ठनकेगा और यहां पर तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट सुनना, मजेदार ध्यान से सुनना। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इन एग्जाम्पल ऑफ माइकोप्लाज्मा, ये याद रखना, इसके बारे में लिख लेना कि माइकोप्लाज्मा के दो ही उदाहरण है मेरे बच्चे। माइकोप्लाज्मा का उदाहरण है ये, और इस उदाहरण में माइकोप्लाज्मा को 0.3 लिखा हुआ है और प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को 0.1 लिखा हुआ है। तो अगर तुम्हारे ऑप्शन में पीपीएलओ है तो तुम पीपीएलओ को टिक करोगे। सुन लो मेरी बात को, अगर तुम्हारे ऑप्शन में पीपीएलओ लिखा हुआ है तो तुम पीपीएलओ को टिक करोगे, क्योंकि सच में उससे छोटा तो कुछ नहीं होता 0.1 माइक्रोमीटर का। पर अगर तुम्हें यह दिया रहे माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो तुम माइकोप्लाज्मा को टिक करना। ठीक है, और ऑन एवरेज जो है वो 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। एवरेज, ऑन एवरेज, ऐसा होता नहीं, ये ऑन एवरेज होता है। तो माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा तुम्हारा आंसर, तो ये पहला आंसर ऐसे टिक कर लेना, ये दिमाग खराब करेगा। बी में आते हैं, जीवाणु का आकार बताओ। जीवाणु का आकार जो है बेटा, ये कई जगह एनसीईआरटी में तुम देखना 3 to 5 माइक्रोमीटर लिखा हुआ रहेगा। 3 to 5 माइक्रोमीटर ये थ्योरी में लिखा हुआ है, ये थ्योरी में लिखा हुआ है। लेकिन वहीं पर लिखा हुआ रहेगा थोड़े से आगे डायग्राम में कि प्रारूपिक जीवाणु, क्या लिखा होगा देखना वहां पर, वो डायग्राम एनसीईआरटी खोजोगे तो तुम्हें मिलेगा प्रारूपिक जीवाणु। प्रारूपिक मतलब सबसे सामान्य जीवाणु जो है वो होता है बेटा 1 से 2 माइक्रोमीटर का। अब बताओ क्या टिक करोगे, अब बताओ क्या टिक करोगे, अब बताओ फटाफट। तो जब भी तुमसे पूछा जाएगा प्रारूपिक जीवाणु, जब तुमसे पूछा जाएगा प्रारूपिक जीवाणु, तो तुम कहोगे कि 1 to 2 माइक्रोमीटर है। और जब तुमसे कहा जाएगा सामान्य जीवाणु, ऑन एवरेज 3 to 5 माइक्रोमीटर है। क्या बोलते हो बच्चा लोग, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन पे यहां पर कि ये दोनों चीज आपके दिमाग में क्लियर है या नहीं, कि सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है 0.3 माइक्रोमीटर का। पीपीएलओ जो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो माइकोप्लाज्मा का ही उदाहरण है, उसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। जीवाणु का आकार 3 to 5 माइक्रोमीटर दिया हुआ है और प्रारूपिक जीवाणु का 1 से 2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पॉइंट है। ध्यान से सुनिएगा कैसे इससे डील करना है, अपने दिमाग में रखना। तीसरी बात बेटा, बी के बाद सी पे आते हैं। तीसरी बात, अब तीसरा समझते हैं कि तीसरा किसके बारे में बता रहा है। तीसरा बता रहा है आपको आरबीसी के बारे में। बताओ आरबीसी के बारे में कितना होता है। आरबीसी जनरली होता है 7 माइक्रोमीटर का। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर का। डी ऑप्शन क्या होता है, एक यूकैरियोटिक कोशिका। एक यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो कितनी बड़ी होती है, कोशिका सामान्यता। अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्यता यूकैरियोटिक कोशिका कितनी बड़ी होती है, वो भी जंतु वाली, वो 10 to 20 माइक्रोमीटर होती है। ये लिखते रहना 10 to 20 माइक्रोमीटर। ये असर्शन रीजन में बहुत पूछा जाता है। मैं अभी फटाफट आपको एक पॉइंट दूंगा और आप मुझे बताते जाना। क्वेश्चन पूछूंगा अंत में, अभी ध्यान रखना, इसको याद रखना, ठीक है। एक यूकैरियोटिक कोशिका सामान्यता 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। ई ऑप्शन पे आते हैं, विषाणु वायरस के बारे में बताइए कि वायरस कितना आकृति का होता है। तो वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का होता है।
तो असल में विषाणु सबसे छोटा है, असल में विषाणु सबसे छोटा है, पर विषाणु जो है बेटा, दिख रहा है हरेंद्र, दिख रहा है आपका भी डाउट, सबका दिख रहा है बेटा, सबका दिख रहा है, बस मैं जब यहां दिख रहा होता हूं तब नहीं दिखता, बाकी सबका डाउट दिख रहा है, मैं देख भी रहा हूं कि डाउट में आप लोग क्या क्या पूछ रहे हैं। आप चिंता मत करो, अगर रिलेटेड लगेगा मैं तुरंत बता दूंगा, ठीक है। विषाणु वैसे जीवित नहीं है, अदरवाइज सबसे छोटा यही होता। अब अगर आपके पास ऑप्शन में आ रहा है कि इनमें से सबसे छोटी आकृति का कौन है, तो वायरस बोला जाएगा। लेकिन सबसे छोटा अगर तुमसे बोला जाए, वायरस भी है, फिर विरॉइड है, प्रियॉन्स है, वो तो है, अब वो तो अपडेटेड वर्जन है, लेकिन पहले के क्वेश्चन जब तुम देखोगे तो कहेगा कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। अगर जीवित नहीं लिखा है तो वायरस को टिक करना, अगर जीवित लिखा है तो माइकोप्लाज्मा को टिक करना। ये तुम्हारा दिमाग घूमना चाहिए कि विषाणु जो है 0.2 से 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। डी के बाद, ठीक है, ई डी एफ के ऑप्शंस पे आते हैं। जीव जगत का सबसे बड़ी कोशिका, अब बताओ इसके बारे में। जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, हमारे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जीव जगत की बोला है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सभी बच्चे जानते हैं, शुतुरमुर्ग का ओवा, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का ओवा, ठीक है। अंडाणु, इसे अंडा भी कहते हैं पर वो असल इज नॉट अंडा, इज अंडाणु, ठीक है। इस पे कंफ्यूज मत होना कि अंडा और अंडाणु, तो वह अंडाणु ही है, शुतुरमुर्ग का एग, अंडाणु। एफ के बाद जी ऑप्शन पे आते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका हो गई। अब बताना है आपको सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका होती है बेटा तंत्रिका। विश्व की सबसे बड़ी, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका ही है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का मतलब होता है मेरे बच्चे, न्यूरॉन कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। अब मनुष्य में आ जाओ, एच नंबर पे आते हैं। मनुष्य में आते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, बताओ सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य की कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी बताओ? मनुष्य के शरीर में, अगर मनुष्य में तुम देखोगे तो सबसे बड़ी कोशिका होती है बेटा अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु, ओवम, ओवम, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद अगला ऑप्शन में आएगा कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, लंबी बताना है अब की बार, ये कंफ्यूज मत होना, ये बहुत पूछा जाएगा। सबसे लंबी कोशिका ये होगा हमारा न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन यानी क्या होगा मेरे बच्चे? तंत्रिका कोशिका, इसका सबसे सटीक आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, ठीक है। इसके बाद और पॉइंट पे आते हैं, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, बताइए सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? सबसे छोटी कोशिका मनुष्य की कौन सी होगी बताओ? मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी मेरे बच्चे? वो होगा शुक्राणु, शुक्राणु, स्पर्म बहुत छोटा होता है। ये हो गई इनकी आकृति, ये हो गया इनका शेप, मतलब इनकी आकृति की बात, क्या आकार क्या है इनका? आकार, तो आकार हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया। डन है यहां तक सभी लोगों को? क्लास के आखिरी में ये क्वेश्चन पूछूंगा, तो इसलिए आप लोग इसको एक बार याद रखना, मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा। कोशिका का समग्र अवलोकन का पहला पॉइंट आएगा कि आकार क्या है बेटा? तो दुनिया की सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जिसका आकार 0.3 माइक्रोमीटर है। पीपीएलओ लेकिन उससे भी छोटा है, तो अगर ऑप्शन में कभी पीपीएलओ हो तो तुम पीपीएलओ टिक करोगे, 0.1 माइक्रोमीटर। जीवाणु का आकार कितना होता है मेरे बच्चे? 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे होता है लाइसोसोम। बेटा जितने भी बड़े प्लांट होते हैं, उच्च प्लांट, उनमें लाइसोसोम नहीं होता, ठीक है, लाइसोसोम नहीं होता। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो कि हायर प्लांट में लाइसोसोम नहीं होता, अगर है भी तो कम संख्या में। तो मुख्य रूप से लाइसोसोम किस में पाया जाता है? जंतुओं में, कवक में। प्लांट में मेन ऑर्गेनीज नहीं है, वो मेन जितने अधिकतर जंतु में,
अधिकतर पादपों में एब्सेंट है वो। खैर, जीवाणुओं का आकार 3 to 5 माइक्रोमीटर है। प्रारूपिक जीवाणु बेटा 1 to 2 माइक्रोमीटर है। 1 to 2 माइक्रोमीटर है। बढ़िया, अगले कहानी पे चलते हैं। बताएंगे ना, लाइसोसोम के बारे में बताएंगे, अभी आने दो ना यार, थोड़ा इंट्रो तो चल रहा है अभी। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर का है। यूकैरियोटिक कोशिका 10 से 20 माइक्रोमीटर की है एवरेज। विषाणु 0.2 से 0.02 माइक्रोमीटर तक है। जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। डन, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब देख रहे हैं बेटा आकृति, और आकृति तो जो एनसीईआरटी ने लिखते समय लिख दी, बस वही लिखना है, कुछ और लिख दिए तो फांसी लटका देते हैं लोग। तो शेप में आते, किसका किसका शेप एनसीईआरटी ने बताया है, बस उसी का पढ़ लो। जैसे खासकर तुमसे पूछा जाएगा आरबीसी का आकार बताओ, तो आरबीसी का आकार मतलब जो शेप है बेटा, आकृति है, वो होती है गोल, और दूसरा बोला जाएगा गोल व द्वि अवतलाकार। गोल और द्वि अवतलाकार, द्वि अवतलाकार भी है और गोल भी है। तो जो एनसीईआरटी ने लिखा है बस वही लिखना, द्वि अवतलाकार और गोल है। कौन भैया? आरबीसी है। ठीक, न्यूरॉन्स की लेंथ अलग अलग होती है बेटा, कई जगह पे वो अमन मानते हैं कि 100 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, और कई जगह बहुत छोटी छोटी भी होती है। क्या होता है? समग्रा, क्या लिख रहा है? समग्र मतलब पूरा यार, कंप्लीट बेटा जी, मिश्रा जी, कंप्लीट। डब्ल्यूबीसी का आकार, डब्ल्यूबीसी का आकार में तुम्हें बेवकूफ बना दिया एनसीईआरटी ने। डब्ल्यूबीसी के आकार में लिखा हुआ है अमीबीय शेप, अमीबी आकार। और दिमाग ये है, अमीबा का आकार भी कोई फिक्स नहीं होता, तो इसमें लिख देना कि नॉट फिक्स्ड की ऐसा ही होगा, अलग अलग आकृति का होता रहता है, नॉट फिक्स। ना अमीबा शेप है तो ना ये शेप होगा, सब बदलता रहता है। तीसरे नंबर पे आ जाओ। इसके बाद लिखा होगा बेटा एक स्तंभाकार कोशिका होती है, स्तंभाकार कोशिका। ये उपकला है मेरे बच्चे, याद रखना, पढ़ाया जाएगा आपको। स्तंभाकार एक उपकला है, ये होती है लंबी और होती है सकरी, लंबी होती है और सकरी होती है। तो लंबी और सकरी कोशिका जो है वो स्तंभाकार उपकला है। चौथे नंबर का पॉइंट आता है, स्तंभाकार के बाद आ जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन को कहा जाएगा कि ये लंबी है एवं शाखित है, लंबी है और दूसरा शाखित है। जो लिखा है बस उतना ही पढ़ना। पांचवें नंबर पे एक वाहिनिकी वर्ड आता है, वाहिनिकी से इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकेड, और जिन्हें ना पता हो ट्रैकेड, मैं बता दूं ये होता है मेरे बच्चे जाइलम का एक प्रकार है। जिन्हें वाहिनिका ना पता हो, बता रहा हूं ना निखिल जी, न्यूरॉन्स की लंबाई 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, हमारे जांग की लंबाई, जांग का जो न्यूरॉन्स होता है वो सबसे बड़ा होता है, 100 सेंटीमीटर के 100 आसपास हो जाता है वो, और जो सबसे लंबा अभी तक प्राप्त है, और जो छोटा है वो तो छोटा भी है। तो वाहिनिका की जो ट्रैकेड है, इसके बारे में लिखा गया है कि ये है मेरे बच्चे दीर्घीकृत, ठीक है, ये दीर्घीकृत है, मतलब यहां पे फैले हुए हैं। और सबसे आखिरी में छठवें नंबर का पार्ट आता है जिसे कहते हैं मीजोफिल, और हिंदी में कहा जाता है इसी को पर्ण मध्योतक। और ये जो पर्ण मध्योतक है ना मेरे लाला, ये होता है गोल आकार का, गोल। तो बस अब मेरा पहला काम यहां पर हो गया है। अब मैं इसको फटाफट आपसे पूछूंगा कि ये मैच द फॉलोइंग में आएगा। मैच द फ्यूचर डॉक्टर पढ़ाएंगे ना बेटा वो 25 से 30 तारीख तक। अभी तो ये पूरी एनसीईआरटी ही चल रही है, तुम जाके देखो ना यार एनसीईआरटी ये कहां है। मैं बता रहा हूं ना, ये जाइलम है जो हमारे शरीर में होती है। जाइलम वो होती है जो क्या बोलते हैं, पानी को लेकर जाती है पौधों में, मतलब जान गए। बाकी जाइलम वाले पौधे पढ़ना ना, सब यही पढ़ोगे का। न्यूरॉन का मतलब जानते हो, स्तंभाकार उपकला जो तुम्हारी माउथ, ये जो जगह होती है ना, आहार नाल, इसमें जो उपकला होती है,
एपिथेलियल वो स्तंभाकार होती है, वहां पर होता है। स्तंभाकार का मतलब होगा जैसे यहां पर पॉइंट कहते हैं स्तंभाकार को, कॉलमनर एपिथेलियल। अम्लीय नहीं भाई, अमीबीय लिखा है ना मेरे बच्चे, ये देखो ना यार तुम लोग अलग है मानते हो, अमीबीय। तो अमीबी आकार मतलब नॉट फिक्स्ड, अमीबी आकार मतलब नॉट फिक्स्ड। ये फिफ्थ वाला, ये जाइलम जी, पानी चढ़ाने वाला, पौधों में पानी चढ़ता है ना जाइलम से, मेरे को लगा सुने होगे तुम लोग। पौधों में पानी परिवहन होता है कि नहीं होता, ये होता है। ये कहां होता है स्तंभाकार, आहार नाल में होता है। बाकी न्यूरॉन्स तो जानते होगे ना। और ये कहां होता है जी, ये मेसोफिल पर्णमध्योतक, पत्ती में पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है पर्णमध्योतक। आरबीसी गोल द्विअवतलाकार, गोल और द्विअवतलाकार, ठीक, ये हो गया टॉपिक। और इन सब चीजों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आ जाए कहानी, अब पॉइंट को पढ़ ले, देख ले, पूछू सवाल इनके ऊपर, लिखूंगा, आप लोग बताओगे। मैं जितना पॉइंट यहां पर, अब यहां पर तुम्हारे मॉक टेस्ट हो रहा है, चलो फटाफट दे दो यहां पर फटाफट एक मॉक टेस्ट दे दो। कुछ चीजें पूछूंगा, 10 सवाल है तुम्हारे सामने, 10 सवालों का जवाब और तुम्हारी कहानी खत्म। 10 सवाल डन। उपकला ये बताया तो आहार नाल मेरे भाई, आहार नाल, ये जो भोजन खाते हैं ना तो पूरा पेट में आहार नाल इसी में होता है, ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं, ठीक है, अब यहां पर टॉपिक पूछा जाएगा, आगे टॉपिक को डिटेल करते हैं, बढ़िया, ठीक है। तो इतना पॉइंट अपन को याद रखना है। तो मॉक टेस्ट में आप लोगों को याद करना है। पूछते हैं पहला प्रश्न, मुझे बताओ गोल और द्विअवतलाकार आकार किसका है, एकदम वैसा ही हो ना, अवतलाकार। ये याद रखना पड़ता है, मैच दी फॉलोइंग में पूछाएगा किसका होगा, बताओ। दूसरी बात बताना, पीपीएलओ का आकार, पीपीएलओ का आकार बताना। तीसरी बात, प्रारूपिक जीवाणु, समझ लो मैच दी फॉलोइंग है ये, प्रारूपिक जीवाणु आकार बताओ, प्रारूपिक जीवाणु का आकार बता दो। चौथे नंबर पे आ जाओ, ठीक है, प्रारूपिक जीवाणु हो गया। इसके बाद हमारे पास में आ जाता है, और किसको पूछ लें बताओ, हम पूछ लेते हैं आरबीसी का आकार, आरबीसी का आकार, ठीक है, इसका भी बताओ। पांचवें नंबर पे आ गया वाहिनी, जिसे अपन ट्रैकिड कहते हैं, ट्रैकिड का शेप बताओ, शेप यानी साइज कैसा है। चलो 5 ही बता दो, 5 हो गया मतलब तुमने सब बता दिया, 5 बता दिया मतलब तुमने सब बता दिया। 5 पॉइंट में तुम्हारी कहानी क्लियर हो जाएगी। अगर ये बच्चों को पता है मतलब सब पता है और सब बता दोगे। फिर उसके बाद 1 मिनट में भूल गए, प्रारूपिक जीवाणु आकार, प्रारूपिक जीवाणु का जो आकार होता है वो कितना होता है जी, 1 to 2 माइक्रोमीटर, बहुत बढ़िया। आरबीसी का आकार कितना होता है बच्चा, 7 माइक्रोमीटर। और वाहिनिका का शेप कैसा होता है, दीर्घीकृत। तो जिन बच्चों ने समझ लिया, जिन बच्चों ने बता दिया, उन्हें ये बात याद हो गई। कमेंट सेक्शन पे ऐसा एक तो प्यारा सा रोर करके ऐसा थम्स अप और दिल वाला भी भेज सकते हो मेरे लिए, वो सब भेज दो। तो आज की कहानी मतलब आज और भी पढ़ाऊंगा मैं। ये मेन पॉइंट यहां पर डन, समग्र अवलोकन खत्म हो गया। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक और अवलोकन करते हैं अब यहां तक, ठीक, क्लियर, बढ़िया। मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को प्यार से समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और किसी को भी कोई शिकवा गिला नहीं होगा। करते हैं भाई, तो और अवलोकन किया। तो अब हम आते हैं बेटा यहां पर कुछ खास कोशिकाओं में, जिसे अपन कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। कल भी मैंने ये पढ़ाया था, आज एक बार फिर से पढ़ा देता हूं ताकि कल की क्लास से एक फ्रेश स्टार्ट करें। प्रोकैरियोटिक कोशिका अवलोकन ही कर रहे हैं। एवं दूसरा होता है बेटा यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। मैंने कल भी आपको समझाया था, आज और डिटेल करते हैं इसमें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का अवलोकन करो। करो अवलोकन, बताओ, ठीक है, बताओ कौन है अवलोकन करने वाला इसमें कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का अवलोकन करो ना भाई। दुनिया में कौन कौन होते हैं,
एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ इसका। इसमें आते हैं बेटा मोनेरा जगत। कौन आता है मेरे बच्चे? मोनेरा जगत आता है। और मोनेरा जगत में जो एग्जाम्पल आते हैं वो आएगा जीवाणु, वो आएगा जीवाणु। इसके बाद आता है साइनोबैक्टीरिया मतलब नील हरित शैवाल। दूसरा पॉइंट कौन आएगा? नील हरित शैवाल, ये दूसरा पॉइंट आएगा। ठीक है, ये भी मैंने क्लास में पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा बस पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इसमें कौन आता है मेरे बच्चे? प्रोटिस्टा। इसमें आता है प्रोटिस्टा, इसमें आता है कवक, इसमें आता है पादप, और इसमें आता है मेरे बच्चे जंतु जगत जिसको अपन कहते हैं। ये सारे इसमें आते हैं। बाकी फिर मैं इसको और डिटेल में बहुत डिटेल करूंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। यहां पर सिर्फ एक चीज बताने के लिए मैं आया हूं। यहां पर आता है कोशिका झिल्लीबद्ध, जिसे अपन कहते हैं झिल्लीबद्ध अंगक। अब ये बड़ा दिमाग खराब करता है कि यार ये झिल्लीबद्ध अंगक है क्या? यही चीज बतानी है मुझे आपको। झिल्लीबद्ध अंगक, इनमें क्या होते हैं बच्चे? अंगक अनुपस्थित, झिल्लीबद्ध अंगक अनुपस्थित। और इसमें क्या होता है? झिल्लीबद्ध अंगक जो है उपस्थित होते हैं। अब ये झिल्लीबद्ध अंगक हैं कौन? यही बताना है तुम्हें, अंगक उपस्थित है। आइए समझाते हैं बात को और डिटेल करते हैं। उपस्थित झिल्लीबद्ध अंगक जैसे मान लेते हैं केंद्रक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सेट्रा। बाकी जो होते हैं वो इनमें एब्सेंट है, उनमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसमें यहां पर आगे पॉइंट को पढ़ते हैं। अब आगे पॉइंट को समझते हैं कि यार इनमें एक और चीज है। मैं थोड़ा सा ये झिल्लीबद्ध का मतलब बता दूं बच्चों को, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में तुम्हारा दिमाग खराब करेगा। ये झिल्ली का मतलब क्या है? झिल्ली का असल में मतलब आपको पता है बेटा? लिपिड की मेम्ब्रेन है, लिपिड की मेम्ब्रेन है। आपको पता है कभी अगर प्रोटीन की मेम्ब्रेन रहेगी ना, तब भी उसको लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं कहेगा, वो सिर्फ लिपिड की मेम्ब्रेन कहेगा, वो सिर्फ लिपिड की मेम्ब्रेन कहेगा और कोई मेम्ब्रेन नहीं कहेगा। अगर लिपिड की मेम्ब्रेन है तो वो झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, और अगर लिपिड नहीं है तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट आते हैं। तो लिपिड मतलब जो हमारे पास लिपिड है, लिपिड का मेम्ब्रेन जो है इनके पास है। आइए लिपिड के मेम्ब्रेन पे और कहानियां पढ़ते हैं। लिपिड के मेम्ब्रेन में अगले पार्ट में पहुंचे तो आपको पता है लिपिड की कितनी मेम्ब्रेन होती, किसके किसके पास लिपिड की मेम्ब्रेन है और किसके किसके पास लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं है। देखो बेटा, अब यहां पर एक चीज याद रखते हैं, किसी किसी में लिपिड की सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एकल झिल्ली। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किसके किसके पास एकल झिल्ली पाई जाएगी, एक झिल्ली मात्र। पूरे चैप्टर में तुमसे पूछा जाएगा, पहले से पढ़ लो तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद आता है मेरे बच्चे दोहरी झिल्ली, लिपिड की बनी ही हुई दोहरी झिल्ली। और तीसरा होता है अनुपस्थित। आज के आज इसको याद कर लो, पूरे चैप्टर में तुम्हें कंफ्यूज करेगा कि किसके किसके पास एकल झिल्ली है, किसके किसके पास दोहरी। देखो लिपिड क्या होता है मैं बताता हूं। लिपिड यानी वसा, वसा के जैसा ये हेड होता है, टेल होता है। कभी डायग्राम हल्का हल्का हमने भी पढ़ा है, और इसको मैं जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा ना तो बहुत डिटेल करूंगा। लिपिड की बनी हुई भित्ति को ही ये लोग झिल्ली मानते हैं, बाकी किसी की भित्ति को नहीं मानते। ऐसा लिपिड होता है, ये लिपिड की लेयर है, यही है लिपिड की परत, लिपिड की दोहरी भित्ति। ये कभी आपने देखा होगा, नहीं समझा होगा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा उसको, बस ये सुन लो अभी कि लिपिड की दोहरी भित्ति। और दुनिया में जितने भी कोशिकांग हैं, पौधों में, जंतुओं में, जीवों में जितने भी कोशिकांग हैं, वो या तो एकल झिल्ली वाले हैं, या तो दोहरी झिल्ली वाले हैं, और या तो झिल्ली अनुपस्थित है। ये थोड़ा सा भी आपको रट्टा मारना पड़ेगा, जब चैप्टर को आगे डिटेल करेंगे तो सब समझ में पड़ेंगे। एकदम सीधी सी बात है कि देखो यार, मैंने यहां पर कहा झिल्लीबद्ध अंगक, कहा था ना, कल भी कहा था ना झिल्लीबद्ध अंगक। क्या झिल्ली, कौन झिल्ली? लिपिड की झिल्ली। अब लिपिड में आगे कौन, वो बाद में समझेंगे, अगला ही पार्ट इसके बाद आएगा तो अपन समझेंगे। प्रोटीन भी होता है, सब कुछ होता है, पर मुख्य रूप से लिपिड होता है, मुख्य रूप से लिपिड होता है।
अब लिपिड की संरचना कैसी हो देखेंगे ना, अभी थोड़ा सा भी इसको सिर्फ इतना समझो कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग का मतलब है क्या, जिसके पास लिपिड का मेम्ब्रेन होगा उसे हम झिल्लीबद्ध कहेंगे, और जिसके पास लिपिड नहीं होगा उसे हम झिल्लीबद्ध नहीं कहेंगे। किसी किसी के पास प्रोटीन का आवरण होता है पर मैं उसे झिल्लीबद्ध नहीं कहते, उसको अपन झिल्लीबद्ध नहीं कहते। तो आ जाओ यहां पर, देखो कौन कौन से अंगक हैं जो एकल भित्ति वाले हैं, जिनका नाम सुन रखा है, सुन लो फटाफट। पहली बात, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका एकल भित्ति का है, लिख लेना, एकल भित्ति है इसके पास। दूसरा, गोल्जी का है, एकल भित्ति है इसके पास। और क्या है, तीसरा लयन का है, यानी लाइसोसोम, एकल भित्ति का है। चौथी बात क्या बोलते उसे, रिक्तिका, एकल भित्ति का है। इसके बाद पांचवें नंबर पे सिलिया और फ्लैजिला, पक्षमाभ और कशाभ, ठीक। सातवें नंबर का और किसके पास क्या होगा, तो ये 4-5 जो अंगक हमने लिख दिए वो सारे के सारे मेरे बच्चे एकल भित्ति वाले, इन सबके पास एकल भित्ति है। दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग, दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग का मतलब क्या है, बद्ध का मतलब जुड़ा हुआ, बद्ध का मतलब जुड़ा हुआ, जो जुड़ा हुआ रहेगा वो बद्ध कहलाएगा। दोहरी भित्ति कौन कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, मतलब कहां, जैसे कहते हैं ना दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग एब्सेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। और कौन होगा, लवक, लवक में कौन होता है पता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये दोहरी भित्ति वाला है। और कौन है बेटा, केंद्रक, ये भी दोहरी भित्ति वाला है। ये सब एब्सेंट होते हैं। अब है कौन कौन, जिनमें अनुपस्थित है वो रह सकता है, जैसे एग्जांपल आएगा तुम्हारा राइबोसोम, इनमें एब्सेंट होता है। राइबोसोम के बाद केंद्रिका, नाम सुना है कभी, नहीं सुना है तो आगे सुनोगे, थोड़ा बहुत तो अभी याद करने की कोशिश किया करो। केंद्रिका, और बताओ, तारक काय, या जिसे तारक केंद्र कहते हैं, ये 3 संरचनाओं में अनुपस्थित है भित्ति। तो बेटा आपको बस यहां पर पूरा पॉइंट आप लोगों को समझना है, पूरी चीजों को कंप्लीट करना है, और इतना पॉइंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिपिड का मेम्ब्रेन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरे चैप्टर में इसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन यहां पर ये शॉर्टकट में पहले बता दूं कि यार झिल्लीबद्ध कोशिकांग का मतलब लिपिड की मेम्ब्रेन होता है, और ये जो लिपिड की मेम्ब्रेन है वो किसी में 1, किसी में 2, किसी में अनुपस्थित। तो ये इसलिए एब्सेंट है इनमें क्योंकि इनके पास भित्ति है, ये सब एब्सेंट, और वो जो है उसमें प्रेजेंट रहता है। बाकी कोश के कंकाल, साइटोपंचर और भी दुनिया भर की जो चीजें हैं उन सबको बारे में हम पढ़ाएंगे, इन सब चीजों को, ठीक। तो आज की क्लास में ये सारी चीजें कंप्लीट हुई हैं। इन सब चीजों को पढ़ो मेरे बच्चे, ये नोट्स तुम्हें मिलेंगे, चीजों को पढ़ो, समझो, अच्छा खासा मैंने लिखकर, इसी को अगर आप प्रिंट करा लो तो ये आपके नोट्स बन जाएंगे, सारी चीज बनेंगे। ये कहानी आज की हमारी डन हुई। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन पे बता दो, एक बार ऐसा रोर करके, थम्स अप ऐसा भेज के, जो भी हार्ट वगैरह भेज कर बता सकते हो। पूरी कोशिश करेंगे कि जिन बच्चों को आज थोड़ा बहुत नहीं आया है उन्हें और थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, लव यू ऑल, गुड नाइट, अपना बहुत ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर।